नाज़रीन ग्रामी, हमारी दुनिया के मौजूदा हालात को देखा जाए तो यहाँ कत्ल करना एक मामूली जुर्म बन चुका है, जिनमें से बेशतर कत्ल बहुत सादा होते हैं। कभी शौहर कातिल निकलता है तो कभी बीवी ने किसी बात पर बदला लेने की गरज से शौहर को कत्ल किया होता है। लेकिन कत्ल के बाज केसेस में ऐसी घुमन घेरियां होती हैं जो तफ्तीश करने वालों को चकरा कर रख देती हैं, जबकि इक्का दुक्का केसेस ऐसे भी होते हैं जिनको हल करने में बरसों बीत जाते हैं, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगता। ऐसा ही एक केस जनूबी ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत एडलेड के सामर्थन साहिल पर आज से 71 बरस पहले पेश आया, जिसका सुराग आज तक नहीं लगाया जा सका। ये कहानी शुरू होती है साहिल पर मिलने वाली एक नामालूम शख्स की लाश से, जिसने बड़े बड़ों को घुमा कर रख दिया। दोस्तों, ये 30 नवंबर 1948 की शाम लगभग 7 बजे का वक्त था, जब एडिलेड शहर के जनूब में कुछ मील दूर वाक़े सामर्थन बीच पर जॉन बेन लियांस और इनकी अहलिया वॉक कर रहे थे कि इस दौरान करीब 20 गज की दूरी पर इनको एक खुशपोश इंसान नजर आया जो साहिल पर टांगों की कैंची बनाए लेटा था। इस शख्स ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया जो फौरन से वापस गिर गया। इसको देखते हुए दोनों मियां बीवी ने यही सोचा कि एक नशे में मस्त शख्स है जो सिगरेट पीना चाहता है, और आगे चल दिए। कुछ देर बाद एक और जोड़े का गुजर हुआ और अब वही शख्स बेहतरीन सूट पहने और साफ शफाफ चमकते जूते पहने उसी पोजीशन में लेटा हुआ था। लिहाजा दोनों ने महसूस किया कि साहिल के लिए इस शख्स का ये लिबास बिल्कुल मौजू नहीं है। चेहरे पर मक्खियां भिनभिना रही थी, लेकिन इस नए आने वाले जोड़े ने सोचा कि ये शख्स घोड़े बेचकर सो रहा है, जिसे मक्खियों तक की परवाह नहीं, और इसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। अगली सुबह जॉन बेन लियांस सुबह तैराकी से वापस आ रहा था जब इसने लोगों का हजूम देखा, और करीब जाने पर इल्म हुआ कि यह वही नशे में मस्त शख्स है और अब भी इसी पोजीशन में मौजूद है जिसमें गुज़श्ता शाम 7 बजे के करीब मौजूद था। लेकिन फिर उसे पता चला कि यह तो मर चुका है। करीबन 3 घंटे बाद इस शख्स की लाश को रॉयल एडिलेड हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर जॉन बार्कले ने इसकी मौत का वक्त रात 2 बजे के करीब बताया। मौत की वजह हार्ट फेल बताई गई और यह भी कहा गया कि इस शख्स को जहर दिए जाने का खदशा भी है। इस शख्स की जेब में मौजूद तमाम अशिया को टेबल पर रख दिया गया, जिनमें सामर्थन साहिल की टिकट्स, माचिस, कुछ बबल गम्स, 2 कंघियां, एक सिगरेट पैक जिसमें 7 सिगरेट थे। इस शख्स की जेब में ना कोई बटुआ था और ना ही कोई नकदी। कपड़ों या किसी भी जगह पर शनाख्त के हवाले से कुछ मौजूद नहीं था, जबकि कपड़ों पर मौजूद ब्रांड के नाम के तमाम टैग्स बहुत सलीके से उतार दिए गए थे, जबकि इसके ट्राउजर की एक जेब को नफासत से सीकर ठीक किया गया था, जिसमें ऑरेंज कलर का एक नफीस धागा इस्तेमाल हुआ था। जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इसका पित्ता आम आदमी के मुकाबले में 3 गुना बड़ा था। जिगर में खातिर खा खून मौजूद था। मैदे में इसके आखिरी खाने की बाकियात और खून मौजूद था, जो इस बात की जानिब इशारा था कि इसे जहर दिया गया था, लेकिन साबित करने के लिए जहर का नामो निशान भी नहीं था। इस केस की तफ्तीश करने वाले थॉमस क्लीलैंड के लिए हर रास्ता एक बंद गली साबित हो रहा था। लिहाजा केस की पेचीदगी को देखते हुए पहले इस शख्स के फिंगरप्रिंट्स पूरे शहर, फिर मुल्क और फिर अंग्रेजी बोलने वाले तमाम ममालिक में भेजे गए। लोगों को बुला बुलाकर इस शख्स की शक्ल तक दिखाई गई कि शायद कोई इस शख्स को पहचान सके, लेकिन कहीं से कोई सुराग हासिल ना हो सका। यह केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा था। लिहाजा 11 जनवरी को पुलिस ने फैसला किया कि कोशिश की जाए और कहीं मौजूद कोई ऐसी चीज जो मरने वाला भूल गया हो या छोड़ गया हो उसे तलाश किया जाए। इस तरह 12 जनवरी को रेलवे स्टेशन से खबर मौसूल हुई कि मरहूम का एक अटैची हाथ आ गया है। उस अटैची से ऑरेंज कलर का वो धागा बरामद हुआ जिससे मरहूम के ट्राउजर को सिया गया था, जबकि अटैची में मौजूद तमाम अशिया से मरहूम के कपड़ों की तरह तमाम टैग्स उतार लिए गए थे और अटैची पर किसी किस्म का कोई शनाख्ती टैग या नाम मौजूद नहीं था। अटैची में मौजूद सिर्फ 3 चीजों पर कीन.टी और कीन के अल्फाज मौजूद थे, लेकिन इन अल्फाज को इस्तेमाल करके किसी को ढूंढना नामुमकिन हो सका। लाश मिलने के करीबन 4 माह बाद क्लीलैंड को लाश के मुआयने के लिए बुलाया गया। वहां उस शख्स की लाश के हवाले से आखिरी सबूत हाथ लगा। मरहूम के ट्राउजर से एक खुफिया जेब बरामद हुई जो कि आमतौर पर घड़ी रखने के काम आती थी, लेकिन पहले चेकिंग करने वाले तमाम अफराद इसको देखने से कासिर रहे। उस जेब के अंदर एक छोटा सा कागज मौजूद था जिस पर ये अल्फाज दर्ज थे, तमाम शुद्ध। वाज़ेह दोस्तों, तमाम शुद्ध फारसी जुबान के अल्फाज हैं जिनके मानी है खत्म हो गया।
ये कागज का टुकड़ा न्यूजीलैंड में छपी रुबायात उमर खयाम की किताब से फाड़ा गया था और ये एक ऐसी किताब थी जो 12वीं सदी में जंग के दिनों में मशहूर हुई थी, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा बहुत शौक से पढ़ा जाता था। लिहाजा कागज के इस टुकड़े के मिलने के बाद यह समझा जाने लगा कि यह मौत खुदकुशी का नतीजा था, जिसके बाद मरहूम के जिस्म को दफनाना जरूरी हो गया। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मुस्तकबिल में लाश की जरूरत दोबारा पेश आ सकती है, इस शख्स को कंक्रीट से बनी खुश्क इलाके की एक कब्र में मुनासिब इदवायात लगाने के बाद सपुर्दे खाक कर दिया गया। 1978 के अवाखिर में कई बार इस शख्स की कब्र पर फूल पाए गए, लेकिन ये फूल कब और कौन रख कर जाता था कभी पता न चल सका, और वो किताब जिससे कागज का वो टुकड़ा फाड़ा गया था न मिल सकी। ये लाश मिलने के 8वें महीने की बात है, जब जनूबी ऑस्ट्रेलिया की पुलिस किताब की तलाश में सरगर्म थी, तो इसी दौरान एक शख्स हाथ में किताब थामे एडिलेड पुलिस स्टेशन में नमूदार होता है। ये शख्स दिसंबर 1948 में लाश मिलने से कुछ पहले समर्थन साहिल से कुछ दूर अपनी गाड़ी में अपनी बहनोई के साथ जाता है और बहनोई को यह किताब गाड़ी की पिछली सीट के साथ नीचे पड़ी मिलती है, जिसके बाद ये दोनों ये सोचते हुए कि इस किताब का ताल्लुक किसी दूसरे से है और ये इसके लिए जरूरी होगी, लिहाजा वो इस किताब के मालिक को ढूंढने की खातिर इस किताब को गाड़ी में लिए घूमते रहते हैं। और जब कोई नहीं मिलता तो इनमें से एक शख्स ये किताब लेकर थाने पहुंच जाता है। इस किताब के मुआयने के बाद इसके आखिर में मौजूद फोन नंबर को बतौर सबूत गनीमत जाना गया। इस फोन नंबर के साथ कुछ कोड्स भी दर्ज थे जो सिर्फ मखसूस रोशनी में देखे जा सकते थे। अलबत्ता पता करने पर मालूम हुआ कि नंबर का ताल्लुक एक नर्स से है जो समर्थन साहिल के करीबी रिहाइश पजीर थी। उस नर्स की शनाख्त को हर मुमकिन तरीके से सीगे राज में रखा गया, यहां तक कि उस नर्स का जाली नाम ही आज तक लोगों को मालूम है। नर्स के मुताबिक उसने ये किताब एक दोस्त को बतौर तोहफा दी थी जिसका नाम अल्फ्रेड बॉक्साल था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब अल्फ्रेड को ढूंढा गया तो ना सिर्फ वो जिंदा था बल्कि नर्स की जानिब से बतौर तोहफा दी गई किताब बिल्कुल दुरुस्त हालत में उसके पास मौजूद थी। लिहाजा एडिलेड पुलिस के माहिर की जानिब से लिखी गई पुलिस रिपोर्ट इन अल्फाज पर खत्म होती है कि मैं नहीं जानता कि मरने वाला कौन था, मैं नहीं जानता कि इसका ताल्लुक कहां से था और मैं नहीं जानता कि इसकी मौत की वजह क्या थी। नाज़रीन गिरामी, आने वाले बरसों में इस केस पर कई बार कोशिश की गई कि उस शख्स का सुराग लगाया जा सके और गालिब गुमान यही था कि नर्स मरने वाले को जानती थी, लेकिन इस बात का इकरार करने से घबराती थी। बाद के बरसों में प्रोफेसर डेरिक एबट नामी शख्स ने नर्स का खोज लगाया, जिस पर इल्म हुआ कि उस औरत का एक बेटा है जिसकी शक्ल बहुत हद तक मरने वाले से मिलती है। लिहाजा गुमान यही है कि वो शख्स नर्स के बेटे का बाप था। यह भी कहा जाता है कि यह थ्योरी गलत है और उस नर्स का मरने वाले से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स खुदकुशी करे और वो भी एक ऐसे जहर से जिसका कोई सुराग न मिल सके? यह भी कहा जाता है कि वो एक खुफिया एजेंट था। अल्फ्रेड बॉक्साल का ताल्लुक भी इंटेलिजेंस से था और वो भी एक ऐसे जमाने में जब एडिलेड के करीब बरतानिया की खुफिया तरीन रॉकेट टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद थी। इस नामालूम शख्स का ताल्लुक कहां से था और ये कौन था, 71 बरस बाद भी ये गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं सकी और ना ही किसी को ये मालूम हो सका कि इसकी मौत